सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, अपन भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे और जिसमें ये आज अपना 7वें नंबर का वीडियो है। और आज अपन इस वीडियो के माध्यम से भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि कार्य क्या होता है, क्या इसके सूत्र होते हैं, क्या इसकी यूनिट्स होती है, और साथ ही इस पर कार्य पर आधारित कितने एग्जाम्पल होते हैं उनको भी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना, सुनना, समझना। आपको कार्य से संबंधित हर प्रकार का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर आपका प्रश्न कार्य से संबंधित 100% सही होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कार्य। तो अपन ये समझते हैं कि कार्य क्या होता है। तो सुनिए, बल द्वारा किसी वस्तु को विस्थापित करना ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। समझ में आया कि अगर अपन किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और अगर उसमें होता है विस्थापन, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? हमने जितना बल लगाया और वस्तु में जितना विस्थापन हुआ, इन दोनों का जो गुणनफल होता है उतना ही मान जो होता है हमारे द्वारा किया गया उस वस्तु पर कार्य होता है। समझ में आया? अब देखिए, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब अपन किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और यदि उसमें विस्थापन हो रहा है, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो बल और विस्थापन के गुणनफल के तुल्य होगा। और दूसरी कंडीशन इस प्रकार होती है कि जब अपन किसी वस्तु पर बल तो लगाएं लेकिन उसमें विस्थापन का मान क्या हो? शून्य हो। तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु पर शून्य होगा। शून्य कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से सुनिए। देखिए, ये मान लीजिए कि एक इस प्रकार की एक चट्टान है, समझ गए? और अपन इस पर लगा रहे इस दिशा में बल, लेकिन ये चट्टान खिसकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसी स्थिति में इस चट्टान का विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। तो ऐसी स्थिति में अपन इस चट्टान पर सारा दिन बल लगा लगा कर थकी क्यों ना जाए? ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में इस चट्टान में क्या नहीं हो रहा है? विस्थापन नहीं हो रहा है। तो कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त ये होनी चाहिए कि ये होती है कि उस वस्तु पर बल लगे और उसमें विस्थापन का होना जरूरी है, तभी हमारे द्वारा किए गए कार्य का जो होता है मान होता है। समझ में आया? अब देखिए, इस कार्य के इस परिभाषा को अपन एक सूत्र के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, कार्य क्या होता है? हम जो बल लगाते हैं और इस बल की दिशा में जो वस्तु में विस्थापन होता है उसका जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो समझ में आ गया? इस परिभाषा को मैंने इस सूत्र के माध्यम से भी आपको समझा दिया। अब देखिए, इस कार्य को अपन गणितीय रूप में समझते हैं कि गणितीय रूप में किस प्रकार होता है ये कार्य। देखिए देखिए, मान लीजिए कि ये एक वस्तु है। इस पर इस दिशा में अपन बल लगाते हैं तो ये वस्तु खिसक कर इस स्थिति पर पहुंच जाती है, यानी इसमें कितना विस्थापन हो गया? डी विस्थापन हो गया, और इस विस्थापन की दिशा है वो इस दिशा में। समझ में आया कि इस वस्तु पर एफ बल लगाने पर इस वस्तु में मान लीजिए कि अगर डी विस्थापन होता है, तो ऐसी स्थिति में इस वस्तु पर हमारे द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है। समझ में आया? और जब इस डॉट प्रोडक्ट को अपन सोल्व करते हैं तो अपन को मिलता है एक एफ डी कोस थीटा, और ये थीटा जो है ये बल और विस्थापन के बीच का कोण है। समझ में आया? देखिए, कार्य को अपन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? तो कार्य का मान क्या होता है? हम इस वस्तु पर जितना बल लगा रहे हैं वो, और इस वस्तु में जितना विस्थापन हो रहा है वो, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है यानी अदिश गुणनफल जो होता है वही क्या कहलाता है? कार्य होता है। और जब इस अदिश गुणनफल को अपन सोल्व करते हैं तो अपन को एक कोस थीटा देखने को मिलता है, और ये कोस थीटा में थीटा जो है ये एक बल और विस्थापन के बीच का कोण है, कि ये बल और विस्थापन किस दिशा में लग रहे हैं, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, इसका मान होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, इस कार्य की अपन इकाई के बारे में समझते हैं। देखिए, कार्य की क्या क्या यूनिट्स होती है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, कार्य का सूत्र होता है बल बराबर, कार्य होता का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, इसकी एक तो एसआई पद्धति में इसकी यूनिट देखते हैं, एक सीजीएस पद्धति में इसकी यूनिट देखते हैं। देखिए, एसआई पद्धति में बल की यूनिट होती है न्यूटन, और विस्थापन की यूनिट होती है मीटर। तो इसकी यूनिट एसआई पद्धति में होगी न्यूटन इंटू मीटर, और इसको जो जूल के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? जूल के नाम से जानते हैं। तो जूल किसके तुल्य होता है? न्यूटन इंटू मीटर के तुल्य होता है। अब देखिए, इसकी सीजीएस पद्धति में यूनिट को समझिए कि देखिए, सीजीएस पद्धति में बल की जो यूनिट होती है वो डाइन होती है, और विस्थापन की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है। समझ में आ गया? और इस डाइन इंटू सेंटीमीटर को जो है अर्ग के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो अर्ग किसके तुल्य होता है? डाइन इंटू सेंटीमीटर के तुल्य होता है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध होता है कि एक जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। और इसको आप या तो याद रख सकते हो या इस सूत्र के माध्यम से भी आप इसको निकाल सकते हो। कैसे? कि जैसे देखिए, एक न्यूटन को डाइन में बदलने के लिए अपन को 10 की पावर 5 से गुणा करना पड़ता है। समझ में आए? और एक मीटर को जो है सेंटीमीटर में बदलने के लिए, यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए अपन को करना पड़ता है गुणा 10 की पावर 2 से, और जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो अपन को एक नई राशि मिलती है 10 की पावर 7। तो इस प्रकार अपन को ये राशि या तो आप याद रख सकते हो, या इसको जो है इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हो, इन इकाइयों के माध्यम से भी आप निकाल सकते हो। समझ में आ गया? तो एक जूल किसके तुल्य होता है? 10 की पावर 7 अर्ग के तुल्य होता है। तो इस प्रकार
तो अब देखिए कार्य का गणितीय सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन कोस थीटा, ठीक है। यानी कार्य जो होता है वो दो भौतिक राशियों का गुणनफल होता है, एक होता है बल और दूसरा होता है विस्थापन। तो अब देखिए इन दोनों भौतिक राशियां यानी बल और विस्थापन, इनकी दिशा के आधार पर कार्य में तीन स्थितियां बनती हैं। वो कौन कौन से बनती है उनको अपन समझते हैं एक एक करके उदाहरण के माध्यम से। देखिए पहली स्थिति बनती है जब बल और विस्थापन की दिशा समान हो, यानी इन दोनों के बीच में कोण शून्य हो, 0 डिग्री हो। दूसरी स्थिति यह बनती है कि जब बल और विस्थापन के बीच दिशा जो हो इनकी विपरीत हो, यानी इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण हो। और तीसरी कंडीशन बनती है बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो, यानी इन दोनों के बीच में कोण जो है वो 90 डिग्री हो। समझ में आया। अब देखिए इन तीनों स्थितियों में क्या होता है कि कार्य किस किस प्रकार होगा। देखिए जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है ऐसी स्थिति में किया गया कार्य जो होता है वो धनात्मक होता है। और जब बल और विस्थापन की दिशा परस्पर विपरीत होती है ऐसी स्थिति में कार्य का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। और जब बल और विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत होती है ऐसी स्थिति में कार्य का जो मान होता है वो शून्य होता है। अब देखिए इन तीनों स्थितियों को अपन एक एक करके पढ़ते हैं उदाहरण सहित, ठीक है। आप सुनिए एक एक चीज को। सबसे पहले पढ़ते हैं जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो, यानी समान दिशा में हो। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, यानी इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण हो। जैसे ये मान लीजिए कोई भी वस्तु है, इस वस्तु पर जैसे मान लीजिए कि इस दिशा में अपन कोई भी बल लगाते हैं और ये वस्तु मान लीजिए कि इसी दिशा में क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है डी डी विस्थापन से। समझ में आ गया। तो ऐसी स्थिति में बल भी इसी दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में लग रहा है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इस वस्तु पर किया गया कार्य का मान क्या होगा, बल इंटू विस्थापन कोस 0, दोनों के बीच में कोण 0 है तो कोस 0 की वैल्यू होती है +1, ठीक है। इस प्रकार अपन को कार्य की वैल्यू मिलती है प्लस FD, यानी बल और विस्थापन। तो ऐसी स्थिति में अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही होती है ऐसी स्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वो धनात्मक होता है। और धनात्मक कार्य को अधिकतम कार्य के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया। और ये धनात्मक और अधिकतम कार्य क्या करता है कि वस्तु के वेग को बढ़ाता है। क्या करता है, वस्तु के वेग को बढ़ाता है, जिसके कारण ये वस्तु में क्या करता है, त्वरित गति उत्पन्न करता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार अपन जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही होती है तो इससे संबंधित एक निष्कर्ष ये प्राप्त होता है कि जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही होती है तो ऐसी स्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक होता है और अधिकतम होता है। और यह कार्य वस्तु की गति को या फिर कह सकते हैं कि वेग को बढ़ाता है, जिसके कारण यह वस्तु में त्वरित गति उत्पन्न करता है। समझ में आ गया। अब देखिए इसको अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण समझिए कि जब वस्तु का ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वो धनात्मक होता है। समझ में आ गया कैसे होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी वस्तु है जिसका m द्रव्यमान है और ये वस्तु मान लीजिए कि h ऊंचाई से ये पृथ्वी की ओर गिरती है, ठीक है। समझ में आया। h ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरती है तो देखिए इस वस्तु पर दो बल, एक बल कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, जिसका मान होता है Fg इज इक्वल टू होता है इस वस्तु का जो द्रव्यमान होता है और इस पर जो लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये। तो इस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल का जो मान होता है वो होता है mg होता है। और इस गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा जो होती है वो नीचे की ओर होती है। अब ये वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो इसमें विस्थापन की दिशा भी क्या होगी, नीचे की ओर होगी। इसमें विस्थापन भी नीचे की ओर ही होगा ना। तो ऐसी स्थिति में देखिए बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में इस वस्तु पर इस गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि इनके बीच का कोण क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कंडीशन और देखने को यह मिलती है कि यह वस्तु के वेग को कैसे बढ़ाती है। जैसे मान लीजिए कि यह वस्तु जब h ऊंचाई पर होती है ऐसी स्थिति में यह वस्तु यहाँ पर स्थिर होती है, जिसके कारण इसका वेग होता है वो शून्य होता है। लेकिन जैसे जैसे यह वस्तु नीचे की ओर आती है पृथ्वी की ओर, वैसे वैसे इसका वेग क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। समझ में आया? वेग बढ़ेगा और वेग का बढ़ना क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। इसी कारण जो क्या होता है कि धनात्मक कार्य जो होता है वो वस्तु के वेग को बढ़ाता है, जिसके कारण यह वस्तु में त्वरित गति उत्पन्न करता है। यह इस पिंड जब यह h ऊंचाई से गिरता है तो यह इसमें त्वरित गति उत्पन्न करता है, यानी इसके वेग को बढ़ाता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसको मैंने इस प्रकार लिखा है कि जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया वस्तु पर कार्य जो होता है वो धनात्मक होता है। जैसे मान लीजिए कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस पर नीचे की ओर गुरुत्वीय बल लग रहा है और इसमें जो विस्थापन होता है वो भी नीचे की ओर होता है। और गुरुत्वीय बल को Fg से लिखते हैं, विस्थापन को h से अगर डिनोट करते हैं तो कार्य का जो मान होगा वो Fg इंटू एच कोस 0 होगा। और कोस 0 की वैल्यू होती है +1। और ये अपन जब इस गुरुत्वीय बल का मान लिखते हैं mg, तो इस प्रकार जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य का जो मान होता है वो +mgh होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अगला उदाहरण समझते हैं।
इसी पर आधारित जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो अगला उदाहरण सुनिए कि स्प्रिंग को दबाने व या खींचने पर किया गया कार्य भी क्या होता है, धनात्मक होता है। कि जब अपन किसी स्प्रिंग को दबाते हैं या उस स्प्रिंग को खींचते हैं तो हमारे द्वारा उस स्प्रिंग पर किया गया कार्य क्या होता है, वो धनात्मक होगा। सुनिए, अब इसको चित्र के माध्यम से समझे। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है, अब जब इसको अपन दबाएंगे यानी दबाएंगे तो इस तरफ बल आरोपित करेंगे ना, इस तरफ बल आरोपित करेंगे। तो जब इस तरफ बल आरोपित करेंगे तो इस स्प्रिंग में विस्थापन होगा वो भी इसी दिशा में होगा। तो इस प्रकार देखिए, जब अपन स्प्रिंग को दबाते हैं तो बल और विस्थापन दोनों की दिशा जो होती है वो एक ही होती है, जिसके कारण इनके बीच में कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब अपन स्प्रिंग को खींचते हैं, खींचने पर इस दिशा में अपन स्प्रिंग को खींचते हैं यानी बल की दिशा ये होगी, तो बल की दिशा जब ये होगी तो इसमें स्प्रिंग में विस्थापन भी इसी दिशा में होगा। तो ऐसी स्थिति में जब अपन स्प्रिंग को खींचते हैं तो भी बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार जब अपन स्प्रिंग को खींचते हैं या फिर कह सकते हैं कि दबाते हैं, दोनों स्थितियों में जो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है और cos 0 की वैल्यू होती है +1। इस प्रकार स्प्रिंग को दबाने और खींचने में किया गया कार्य जो होता है वो धनात्मक FD होता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार जब अपन स्प्रिंग को दबाते हैं या खींचते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये भी बल और विस्थापन की दिशा जब एक ही होती है तो इसका उदाहरण है ये। अब देखिए दूसरी अपन कंडीशन पढ़ते हैं कि जब बल व विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में हो यानी बल और विस्थापन के बीच में कोण 180 डिग्री हो। अब ऐसी स्थिति सुनिए कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को जब अपन बल इस साइड में लगाते हैं लेकिन इस वस्तु में अगर विस्थापन इस साइड में हो रहा है तो ऐसी स्थिति में देखिए बल और विस्थापन के बीच का जो ये कोण है वो क्या है, 180 डिग्री है। अब देखिए इस स्थिति में इस वस्तु पर किया गया कार्य का मान क्या होगा, बल इंटू विस्थापन cos 180, और cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। इसी कारण इस वस्तु पर किए गए कार्य का जो मान होता है वो -FD होता है, माइनस बल इंटू विस्थापन होता है। तो इसको आप याद रखना। अब इसको अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जब इस प्रकार से जब कार्य मिलता है अपन को -FD, तो इस आधार पर अपन एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब वस्तु पर बल और विस्थापन की दिशा परस्पर विपरीत होती है, ऐसी स्थिति में वस्तु पर किए गए कार्य का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है और इस कार्य को जो है वो न्यूनतम के नाम से भी जानते हैं। तो जब बल और विस्थापन की दिशा परस्पर विपरीत होती है तो वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है और न्यूनतम होता है, और ये ऋणात्मक और न्यूनतम कार्य वस्तु के वेग को लगातार क्या करता है, घटाता है, जिसके कारण ये वस्तु में क्या उत्पन्न करता है, मंदन उत्पन्न करता है। समझ में आ गया कि जैसे अपन ने इससे पहले वाली स्थिति में पढ़ा था कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक होता है और ये धनात्मक कार्य वस्तु के वेग को बढ़ाता है, जिसके कारण ये वस्तु में क्या उत्पन्न करता है, त्वरित गति उत्पन्न करता है। समझ में आ गया। लेकिन जो ऋणात्मक कार्य होता है जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं, ऐसी स्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है और ये क्या करता है कि वस्तु के वेग को गिराता है, जिसके कारण ये वस्तु के वेग में गिराने के कारण ये वस्तु में क्या उत्पन्न करता है, मंदन उत्पन्न करता है। समझ में आ गया कि धनात्मक कार्य वस्तु में त्वरित गति उत्पन्न करता है तो ऋणात्मक कार्य वस्तु में मंदन उत्पन्न करता है। अब देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जब बल और विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, उसका उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 1 सुनिए कि वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसे होता है सुनिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी ये क्रिकेट की एक बॉल है, इसको जब अपन ऊपर की तरफ उछालते हैं तो इसमें देखिए विस्थापन होता है ऊपर की ओर, विस्थापन तो होगा, विस्थापन की दिशा तो ऊपर की ओर होगी, लेकिन इस बॉल पर जो है नीचे की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसका मान होता है वो FG होता है और इसका मान होगा MG होगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार देखिए विस्थापन तो ऊपर की ओर हो रहा है इस बॉल के अंदर, लेकिन इस पर नीचे की ओर क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो इस प्रकार विस्थापन और गुरुत्वाकर्षण इन दोनों के बीच का जो कोण है यहाँ पर 180 डिग्री है, यानी दोनों विपरीत दिशा में है। तो इसी प्रकार कहा गया है कि जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कार्य का मान होगा W बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल इंटू वस्तु में विस्थापन और cos 180, और cos 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, और इसी कारण जो होता है वो किया गया कार्य का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, न्यूनतम होगा, और ये वस्तु के वेग को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि जैसे जैसे ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी वैसे वैसे इसका वेग क्या होगा, कम होता जाएगा, और अंततः इसका वेग जैसे टॉप पर पहुंचेगी तो इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार ये ऋणात्मक कार्य जो होता है वस्तु के वेग को घटाता है, और वस्तु के वेग को घटाने के कारण ये वस्तु में क्या उत्पन्न करता है, मंदन उत्पन्न करता है। अब देखिए इसका एक और अन्य उदाहरण समझते हैं।
देखिए इसका एक दूसरा उदाहरण इस प्रकार सुनिए कि वाहन में ब्रेक लगाने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कार चल रही है और उस कार में अपन लगाते हैं ब्रेक, तो ब्रेक जो होता है वो गति की विपरीत दिशा में, ब्रेक लगाने पर उस गति कार की गति की विपरीत दिशा में एक घर्षण बल कार्य करता है जो उस पहिए की गति का क्या करता है, विरोध करता है। समझ में आया? जैसे उदाहरण से समझिए, देखिए कि ये एक पहिया है, जब इस पहिए पर अपन क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो पहिया गति तो इस दिशा में कर रहा है, यानी इसका वेग की दिशा ये है, यानी गति की दिशा ये है, तो इसमें वेग की दिशा या गति की दिशा ये होने के कारण इसमें विस्थापन भी जो है वो इस दिशा में हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस पर लगाते हैं ब्रेक, तो इस पर घर्षण बल जो होता है इस गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये घर्षण की दिशा इस दिशा में होगी। तो इस प्रकार विस्थापन तो इस दिशा में हो रहा है, लेकिन इस पर बल जो लग रहा है, घर्षण बल, वो विपरीत दिशा में लग रहा है। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच का कोण भी क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वाहन में ब्रेक लगाने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि घर्षण बल और जो गति की दिशा होती है वो क्या होती है, परस्पर विपरीत होती है। तो ये उदाहरण भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपन कार्य पर आधारित एक तीसरी कंडीशन समझते हैं कि जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। ऐसी स्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य जो होगा वो बल इंटू विस्थापन कोस 90 होगा, और कोस 90 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। इस कारण ये पूरी राशि जीरो हो जाएगी, तो पूरा कार्य का जो मान होगा वो जीरो हो जाएगा। तो एक अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल और विस्थापन जब परस्पर लंबवत होते हैं तो ऐसी स्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण समझिए इस पर आधारित। पहला उदाहरण यह है कि वर्ताकार पथ पर गति करते कण पर अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। समझिए हमें आया कि जैसे मान लीजिए कि एक वर्ताकार पथ है और इस वर्ताकार पथ पर ये कोई भी कण है, ये इस पर क्या कर रहा है, इस तरह से वर्ताकार गति कर रहा है। तो देखिए अब इस कण पर जो है वो इसके वर्ताकार पथ के केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है इस कण पर, जो इसको वर्ताकार पथ पर घुमाता है। उस बल को कहते हैं अभिकेंद्री बल, और अभिकेंद्री बल को लिखते हैं एफसी से, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अब देखिए इस कण की जो दिशा होती है इस वर्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर वो अभिकेंद्री बल के लंबवत होती है, यानी इस वर्ताकार पथ पर जो विस्थापन की दिशा होगी वो हर प्रकार इस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी, और अभिकेंद्री जो बल जो होगा वो हर बिंदु पर केंद्र की तरफ होगा। तो ऐसी स्थिति में इस अभिकेंद्री बल और कण के विस्थापन के बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। इसी कारण जो है इस वस्तु पर जो है अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो FC.D कोस 90 होता है, और कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। इसी कारण जब कोई कण वर्ताकार पथ पर अभिकेंद्री बल के प्रभाव में गति करता है तो अभिकेंद्री बल द्वारा कण पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है। समझ में आ गया ये भी वैल्यू, ये उदाहरण भी आपको। एक उदाहरण और समझिए, देखिए इसी पर आधारित जब बल और विस्थापन के बीच में कोण जीरो होता है। देखिए सुनिए, सॉरी जीरो क्या, 90 होता है। देखिए समतल पर किसी वस्तु को खींचने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या होता है, शून्य होता है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि ये कोई समतल है और ये मान लीजिए कि m द्रव्यमान की कोई भी एक वस्तु है। अब इस वस्तु को अपन जैसे मान लीजिए कि इस दिशा में खींचते हैं, तो इस दिशा में खींचने पर इसमें विस्थापन तो होता है वो इस दिशा में खींचने पर यह वस्तु इस स्थिति में पहुंच जाती है। तो ऐसे स्थिति में इस वस्तु में जो विस्थापन की दिशा होगी ये, और इस वस्तु पर नीचे की ओर लगेगा एक गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिसका मान जो होगा वो mg होगा। समझ में आया? तो ऐसी स्थिति में देखिए विस्थापन तो हो रहा है इस दिशा में, लेकिन गुरुत्वीय बल लग रहा है इस दिशा में। इसी कारण इस गुरुत्वीय बल के द्वारा इस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, जिसके कारण बल इंटू विस्थापन कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। इसके कारण इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। समझ में आ गया? अब देखिए कुछ कार्य पर एक अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बल और विस्थापन की दिशा जो है एक ही होती है, ऐसी स्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वो धनात्मक होता है। जब बल और विस्थापन की दिशा परस्पर जो होती है विपरीत होती है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है। और जब बल और विस्थापन की दिशा जो है परस्पर लंबवत होती है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु पर किया गया कार्य जो वो होता है जीरो होता है। तो इस आधार पर अपन एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कार्य एक अदिश राशि है जिसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका निष्कर्ष है, समझ में आया कि कार्य धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सीखते हैं कि वर्ताकार पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। ऐसा क्यों होता है, अब सुनिए इसको भी। कि जैसे मान लीजिए कि एक वर्ताकार पथ है, इस वर्ताकार पथ पर, और इस वर्ताकार पथ पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो है यहाँ से गति करना प्रारंभ करती है और वो एक चक्कर काट कर, पूर्ण चक्कर काट कर वापस इसी बिंदु पर पहुंच जाती है। तो ऐसी स्थिति में विस्थापन का जो मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, यानी विस्थापन शून्य होता है। और विस्थापन शून्य होने के कारण कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन, और जब विस्थापन यहाँ का मान यहाँ पर जीरो
रखेंगे तो कार्य का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसी कारण कहा गया है कि जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर एक पूर्ण चक्र पूरा करती है तो ऐसी स्थिति में उसका जो है विस्थापन शून्य होता है, जिसके कारण उस वस्तु पर किया गया कार्य का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। समझ में आ गया? क्योंकि विस्थापन क्या होता है, जब कोई वस्तु गति करती है तो उस वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। और वर्ताकार पथ पर तो जिस बिंदु से गति प्रारंभ कर रही है वस्तु, वो एक चक्कर में वापस उसी स्थान पर पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में प्रारंभिक और अंतिम बिंदु वही होता है, जिसके कारण इसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। और इस कारण इस वर्ताकार पथ पर जो किया गया कार्य का मान भी क्या आएगा, शून्य आएगा। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करती है तो किया गया कार्य का मान जो होता है वो शून्य होता है। तो यहाँ पर अपना ये कार्य वाला जो है टॉपिक समाप्त होता है। अब कल अपन इस कार्य से मिलते जुलते एक टॉपिक है फिजिक्स के अंदर ऊर्जा, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।